जय हिंद दोस्तों। तो आइए रिवीजन के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 28 मई को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। दूसरा प्रश्न कि अमर्त्य सेन जी को किस देश के द्वारा प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार इनको दिया गया स्पेन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तीसरा प्रश्न कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो यहाँ पर चुनी गई है जगदीश पवाडिया। तो इस प्रश्न का ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा प्रोफेसर CN राव को। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न कि मई 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए किस खेल में अंपायरिंग के लिए अशोक कुमार जी को चुना गया है। तो ये चुने गए हैं रेसलिंग के लिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा स्मार्ट किचन योजना को मंजूरी दी गई। तो इसको मंजूरी दी है केरल की सरकार ने। ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। तो इनका नाम है यहाँ पर आश्रिता बी ओलेटी। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा गार्जियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति की गई। तो इसकी नियुक्ति की है असम की सरकार ने। अगला प्रश्न था कि भारत के पहले पर्यावरण निगरानी प्लेटफॉर्म यानी कि प्रिसीजन हेल्थ प्लेटफॉर्म को किस शहर में लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में बशर अल असद कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं चौथी बार। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि मई 2021 में नॉर्वे ने किस देश के साथ मिलकर के नॉर्ड लिंक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है जर्मनी के साथ मिलकर के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आज दिन में जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग ग्रुप डी के लिए यहाँ पर सेट नंबर 50 को डिस्कस करेंगे, यानी कि 49 सेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही शानदार क्लास होती है, तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कल रात की जो क्लास होगी यानी कि 31 मई को, उसमें हम लोग ग्रुप डी में जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनका रखेंगे एक लाइव टेस्ट। तो इस क्लास में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज दिन में 12 बजे अनअकैडमी के ऊपर आपका कॉम्बैट होना है SSC कैटेगरी में। तो अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गोल चूज करना है आपको यहाँ पर SSC एग्जाम, और जो नीचे लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके कोड यूज करेंगे KV10, तो फिर आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक आ जाती है 1 से 500 के बीच में, जो कि मुश्किल ही है, तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप वगैरह भी जीत सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए और NTPC CBT 2 के लिए नए बैच की भी शुरुआत हुई है 26 मई से। तो यहाँ पर भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। सिंपली यूज करिएगा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल होता है 29 मई को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब 29 मई को ये दिवस मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इसी दिन न्यूजीलैंड के जो एडमंड हिलेरी हैं और नेपाल के थे यहाँ पर तेंजिंग नार्वे, इन दोनों ने साथ में मिलकर के जो हमारे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, इसकी इन्होंने कर ली थी चढ़ाई। तो इसीलिए 2008 में यहाँ पर इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको याद रखना है कि ये आपको नेपाल और चीन की सीमा पर देखने को मिलेगा। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और नीचे कमेंट में आप लोग जरा ये बता दीजिएगा कि चीन में इसको किस नाम से जाना जाता है, वह नाम आपको बताना है। और इसी साल चीन ने नेपाल के साथ में मिलकर के इसकी नई ऊंचाई की गणना की थी। तो अब इसकी जो नई ऊंचाई है वह 0.86 मीटर बढ़ गई है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि एक खाने के लिए दिवस होता है और एक यहाँ पर पचाने के लिए दिवस है, और दोनों को बिल्कुल साथ साथ रखा गया है। तो ये आपका मनाया जाता है 29 मई को, यानी कि बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पाचन संबंधी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं उसको यहाँ पर लेकर के ये दिवस हर साल मनाया जाता है 29 मई को। विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन के द्वारा 2004 में इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और इस बार का विषय है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। क्या है? मोटापा एक चलने वाली महामारी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश की त्सांग इन हंग एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं? तो ये आपकी है हांगकांग देश की, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर त्सांग इन हंग और ये हांगकांग की नागरिक हैं। 44 वर्ष इनकी एज है, जो कि फोटो में देख करके तो बिल्कुल नहीं लगता है। तो इन्होंने अभी मात्र 25 घंटे 50 मिनट में नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। याद आपको ये भी रखना है कि इससे पहले नेपाल की थी फुजो झांगमू लामा, इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में इसकी चढ़ाई की थी। तो इनके रिकॉर्ड को अभी यहाँ पर इन हंग ने तोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लौरे संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो ये जो संग्रहालय है ये आपको मिल जाएगा फ्रांस में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रांस की राजधानी आपको मिलेगी पेरिस में और वहीं पर दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है यानी कि लौरे म्यूजियम ये आपका स्थित है। अच्छा, ये आपका चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा लॉरेंस डेस्कार्स को नियुक्त किया गया है। तो थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, नाम इसका है लौरे म्यूजियम, जो कि आपके 72,735 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा नए वाणिज्य सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो अभी हमारे नए वाणिज्य सचिव बने हैं, इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। तो जुलाई 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो याद रखिएगा, अभी इनकी नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बाकी कुछ नाम हैं, इनको भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि टीवी स्वामीनाथन की बात करते हैं तो ये हमारे नए वित्त सचिव बने हैं। तरुण बजाज की बात करते हैं तो ये हमारे नए राजस्व सचिव बने हैं। और टीबी शंकर तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये आपके RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो बिल्कुल चारों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इनकी नियुक्ति किसने की है? तो हमारे यहाँ पर जो केंद्रीय लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो कि उधमपुर से सांसद हैं, उनके मंत्रालय के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है कि रा प्रमुख सामंत गोयल और IB के जो हमारे हेड हैं अरविंद कुमार, इनको अभी कितने समय के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है? तो इन दोनों को 1 साल के कार्यकाल का विस्तार दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा हम लोग रा और IB के बारे में भी आइए जान लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर बात होती है रा की, तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। और जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने मोसाद के बारे में पढ़ा था कि वह इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसी प्रकार से रा हमारे यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर IB क्या है? तो देखिए, रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके बाहर इंटेलिजेंस का काम करती है, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में। और IB की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी एक इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी कि भारत में ये जांच वगैरह करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य में किसकी नई प्रजाति जयंती की खोज हुई है? तो ये जो प्रजाति है वह आपके है ब्रिटल, यानी कि झींगुर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो बहुत ही खतरनाक प्रजाति होती है। रात के समय में जब आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो ये काफ़ी बार बोलने लगते हैं और काफ़ी तेज आवाज़ में ये चिल्लाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम होता है झींगुर। और इसी की अभी एक नई प्रजाति छत्तीसगढ़ राज्य के कुर्रा गुफा में खोजी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का है झींगुर, ये भी तेज आवाज़ करता होगा। तो इसकी अभी खोज की गई है और नाम इसका रखा गया है जयंत विश्वास के नाम पर। ये कौन है? तो हमारे यहाँ के एक बहुत ही फेमस केव एक्सप्लोरर हैं जयंत विश्वास, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मई व जून 2021 में किस संगठन के द्वारा स्ट्रीट फोर्स डिफेंडर 21 वार गेम्स नाम से एक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वह करेगी यहाँ पर नाटो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये मामला चल क्या रहा है? अगर आपको याद हो तो इसी महीने के शुरुआत में हम लोगों ने एक अभ्यास के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था डिफेंडर यूरोप 21। ये अभ्यास भी नाटो के द्वारा ही आयोजित किया गया था।
कहाँ पर ये हुआ था? तो ये हुआ है अल्बानिया में। दरअसल रीजन ये है कि अप्रैल के महीने में जो यहाँ पर रसिया है उसकी कुछ सेनाएं पश्चिमी सीमा के पास में आ गई थीं। तो इसीलिए नाटो नाम का जो संगठन है, जिसका मुख्य रूप से गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि उस समय का जो सोवियत संघ था उससे निपटा जा सके, तो अभी इन्होंने घोषणा कर दी है कि हम अपने 20 सदस्य देशों और जो भी हमारे पार्टनर कंट्री होंगे उनके साथ में करेंगे एक अभ्यास। और इस अभ्यास के बारे में याद रखेंगे कि जर्मनी, पुर्तगाल और रोमानिया में इसका आयोजन होगा। मुख्य रूप से आपका जो ब्लैक सागर है वहाँ से लेकर के पूरे पुर्तगाल तक इसका आयोजन किया जाएगा। नाटो की बात करते हैं तो स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। फुल फॉर्म इसका पूरा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय आपको बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मिलेगा और इसके टोटल जो मेंबर कंट्री हैं उनकी संख्या यहाँ पर है 30। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में कोविड-19 टेस्टिंग के लिए सलाइन गार्गल RT-PCR मेथड विकसित किया गया। तो किसने इसको विकसित किया है? तो इसे डेवलप किया गया है नीरी के द्वारा। किसके द्वारा? CSIR की नागपुर में स्थित एक लैब है जिसका नाम है यहाँ पर नीरी। तो ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड-19 की टेस्टिंग होती है तो क्या किया जाता है? आपके नाक और गले से यहाँ पर स्वैब का सैंपल लिया जाता है। लेकिन अब क्या करना है? बस अब आपको यहाँ पर जो होगा उसको मुंह में लेना है, उससे गरारे करने हैं यानी कि कुल्ला करना है, और कुल्ला करने के बाद में जो आपका सैंपल होगा उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा और उसके 3 घंटे के बाद में बता दिया जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या फिर कोविड नेगेटिव हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 3 घंटे के अंदर इसका मिल जाएगा रिजल्ट। अच्छा, नीरी की बात हुई है तो फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा क्योंकि रेलवे में तो अक्सर फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये हमारे CSIR की एक लैब है जो कि आपको मिलेगी नागपुर में और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर सलाइन गार्गल RT-PCR मेथड को डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा पर चीन के द्वारा दिए गए कितने नामों को मंजूरी दे दिया है? तो यहाँ पर चीन के द्वारा टोटल 8 नाम दिए गए थे, तो इसको अभी मंजूरी दे दिया है IAU ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा पर ये नाम चीन ने दिए क्यों और IAU ने इसको मंजूरी दी क्यों? तो अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2020 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चंद्रमा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था चांग-E5। इस मिशन ने क्या किया था? ये आपके गया था चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर से ये लेकर के आया था सैंपल। तो अपोलो 11 मिशन के बाद में पहली बार ऐसा कोई मिशन था जो कि चंद्रमा से लेकर के आया था सैंपल। तो इसी के अंतर्गत जो भी यहाँ पर स्थान थे इसके आसपास के, यानी कि जहाँ पर इनका ये एयरक्राफ्ट लैंड किया था उसके आसपास के रीजन में कुछ नाम यहाँ पर चीन के द्वारा सुझाए गए थे जो कि चीन के प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉट, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट इन सभी के ऊपर आधारित थे और उन्हीं के आधार पर 8 नामों को यहाँ पर IAU ने मंजूरी दे दी है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपको मिल जाएगा इसका मुख्यालय। पेरिस की बात हुई है तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा OECD है उसका भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा, यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में इनमें से किस निकाय ने नाम बदल करके नया नाम रखा है? तो ये निकाय है IBF यानी कि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि हमारे देश के जो ब्रॉडकास्टर हैं यानी कि जो भी हमारे टेलीविज़न चैनल हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली यह एक संस्था है। अब इन्होंने कहा है कि हमारा नाम हो जाएगा अलग। क्या नाम इन्होंने रखा है? तो अब इनका नाम होगा IBDF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हमारी एक एयरलाइंस ने भी अपना नाम बदला था जिसका नाम था गो एयर और इसने अपना नाम कर लिया है गो फर्स्ट, यानी कि पहले अब आपको ये पहुंचा देंगे। बात करते हैं यहाँ पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की। तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रमुख हैं विक्रमजीत सेन। अच्छा, 1999 की बात हुई है तो याद रखेंगे कारगिल वार भी आपका 1999 में हुआ था और जो हमारे यहाँ पर बीमा को विनियमित करने वाली संस्था है यानी कि IRDAI, इसकी भी स्थापना 1999 में ही हुई थी और उसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। आखिरी प्रश्न है
कि मई 2021 में टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो इन्होंने खरीदा है 64% हिस्सेदारी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में 64% हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा, एक टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 74%। तो भारत सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर में, इसके अलावा जो हमारे यहाँ का बीमा क्षेत्र है उसमें अभी 74% की एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। अभी हमारे यहाँ पर एफडीआई के ऊपर रिपोर्ट भी आई। उस रिपोर्ट के अनुसार हमको सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलता है सिंगापुर से, राज्यों में सबसे ज़्यादा मिलता है गुजरात को, और सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपके कंप्यूटर और हार्डवेयर को यहाँ पर एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब आइए कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं जान। तो पहला प्रश्न था कि विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक आपका है माचू पिचू, ये आपको किस देश में मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको पेरू में, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न पूछा था कि ओलंपिक में किस वर्ष फुटबॉल शामिल हुआ था? तो देखिए, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 1900 में जो आपका पेरिस वाला हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया था, जिसमें पहली बार आपकी महिलाएं शामिल हुई थी। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो देश हमारे शामिल होते हैं वे शामिल हुए थे 1908 में, तो इसीलिए 1908 आपका होगा यहाँ पर करेक्ट। 1900 में आपकी क्लब टीमें इसमें शामिल हुई थी। अगला प्रश्न था कि ओलंपिक के तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? दरअसल ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा गलत पूछ लिया था। तैराकी की जगह मुझे पूछना था यहाँ पर रनिंग, यानी कि जो आपके रनर होते हैं, जो आपके स्प्रिंट रनर होते हैं उनकी बात हो रही है, धावकों की बात हो रही है। तो 8 पदक केवल जीता है यहाँ पर माइकल फेल्प्स ने तैराकी में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्प्रिंट रनर के श्रेणी में, यानी कि धावकों की कैटेगरी में, तो वो जीता है आपके जमैका के जो धावक है उसैन बोल्ट। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा ओलंपिक में पदक किसने जीता है? तो नो डाउट ये जीता है माइकल फेल्प्स ने, जो कि अमेरिका के हैं तैराक। और भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा, इन्होंने कुल जीते हैं यहाँ पर 8 पदक। कितने जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिनमें से हमारे 6 गोल्ड मेडल थे लगातार। ये हमने जीता था 1928 से लेकर के 56 तक। अब आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव में सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी? यानी कि जब राष्ट्रपति का आपके चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, तो अगर पहली बार की गणना में किसी भी व्यक्ति को 50% + 1 वोट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है। तो एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब सेकेंड राउंड की जरूरत पड़ी है, तो आपको बताना है इस प्रकार से कौन यहाँ पर चुने गए थे। दूसरा प्रश्न है कि डोबरा चांटे ब्रिज का जो निर्माण है ये किस नदी के ऊपर हुआ है? तीसरा प्रश्न है कि अंजी खाड़ ब्रिज का निर्माण किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? और चौथा प्रश्न है कि हमारे देश में जो अटल सेतु है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? तो इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।